इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज की सबसे बड़ी खबर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। खराब सेहत का हवाला देकर येदियुरप्पा ने ये इस्तीफे की पेशकश की। येदियुरप्पा इस वक्त बीजेपी चीफ जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। उनके आवास पर वो मौजूद हैं और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मीटिंग जारी है। इसके बाद वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। येदियुरप्पा ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात का वक्त मांगा है और कल प्रधानमंत्री से मुलाकात जब उन्होंने की थी तब प्रधानमंत्री से अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए इस्तीफे की पेशकश भी कर दी थी। जेपी नड्डा के साथ इस वक्त येदियुरप्पा की मीटिंग जारी है। यह मीटिंग और कितनी देर चलेगी, उसके बाद फिर येदियुरप्पा और किनसे मुलाकात करने के लिए जाएंगे, इस पर जानकारी ले लेते हैं। देवेंद्र, बताएं। मीनाक्षी, दो चीज़ है। एक तो ये कि जब हम लोग बार बार ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को ख़राब सेहत के चलते उन्होंने इस्तीफा की पेशकश की, तो उसका दूसरा हिस्सा ये भी है कि उस पेशकश को स्वीकार लिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पे येदियुरप्पा महज एक सप्ताह तक और उस कुर्सी पर रहेंगे। उसके बाद जिस पेशकश को उन्होंने पीएम के सामने ख़राब सेहत का हवाला देते हुए किया था, उस पेशकश के हिसाब से किसी और व्यक्ति को, बीजेपी के किसी और नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी जाएगी। अब ये महज औपचारिकता है और ये औपचारिकता इस लिहाज से ताकि बीजेपी अब ये होमवर्क कर सके कि क्योंकि येदियुरप्पा कुर्सी छोड़ रहे हैं तो उनकी जगह पे किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाए। जाहिर तौर पर ये एक आसान फैसला नहीं होगा और उस लिहाज से पार्टी को थोड़ा टाइम मिल जाएगा। तकरीबन एक सप्ताह के अंदर बीएस येदियुरप्पा औपचारिक तौर पर राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप देंगे। और दूसरी चीज़ की अभी जो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से जो उनकी मुलाकात हो रही है, ये मुलाकात आगे के प्लान को लेकर है। ये मुलाकात बिल्कुल भी इस बात को लेकर नहीं है कि उनके इस्तीफे से जुड़ी हुई चाहिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी जो कि बीजेपी के अभी शीर्ष नेता हैं, उनसे मुलाकात के दरमियान जब उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दिया, वो स्वीकार लिया गया था। अब उस बारे में कुछ भी नहीं होना है। हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ लोगों को इस बात को लेकर भ्रम हो सकता है कि येदियुरप्पा सार्वजनिक तौर पर इस बात को क्यों नहीं कह रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि पार्टी अपना आगे का प्लान तैयार कर लेना चाहती है और एक बार जब वो पूरा प्लान तैयार हो जाएगा तो ठीक तकरीबन एक सप्ताह के भीतर आप देखेंगे कि वहाँ राज्यपाल से वो मिलने का समय मांगेंगे और मिलने का समय मिलने के साथ जाकर राजभवन में जाकर अपना इस्तीफा सौंप देंगे। उसके बाद बीजेपी के किसी दूसरे नेता को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाएगी और वो एक बड़ा फैसला होगा। उस लिहाज से बीजेपी के का शीर्ष नेतृत्व अभी मंथन में जुटा हुआ है। कल शाम में आपको बताऊँ कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह की एक मुलाकात हुई थी गृहमंत्री अमित शाह के घर पे। उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, वो तकरीबन रात 8 बजे गृहमंत्री अमित शाह के पास पहुंचे हुए थे, जो कि खुद कर्नाटक से आते हैं। कर्नाटक के पॉलिटिक्स में जाहिर तौर पर उनका बहुत ज़्यादा दखल रहता है। उस लिहाज से आगे के प्लान पे ऑलरेडी मंथन शुरू हो गया है और उस मंथन को ही अभी जैसे बीजेपी के अध्यक्ष के साथ जो येदियुरप्पा की मुलाकात हो रही है, उसी मंथन को उसमें और आगे बढ़ाया जाएगा। उसमें उनके इस्तीफे को लेकर कोई भ्रम नहीं है। वो पेशकश उन्होंने जो की थी उसे स्वीकारा जा चुका है। जी राघवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवन, जैसे देवेंद्र कह रहे हैं कि ये एक हफ्ता न सिर्फ औपचारिकता का है बल्कि ये एक हफ्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए होमवर्क का है कि वो किस का नाम आगे बढ़ाते हैं। तो अभी जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप आपको नजर आती है, उनमें से ऐसे कौन से चेहरे हैं जिस पर पार्टी भरोसा जता सकती है? ये देखिए मीनाक्षी, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, लिंगायत कम्युनिटी से ही एक रिप्रेजेंटेशन होगा, ये लगभग तय दिखता है, क्योंकि बहुत बड़ा वोट बैंक है जो पिछले 20-25 सालों से बीजेपी के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। अगर लिंगायत नेताओं की बात करें तो सबसे फ्रंट रनर जो है वो यहाँ के अभी मौजूदा गृह मंत्री हैं बसवराज बोम्मई। पंचमशाली लिंगायत समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, करीब करीब 1.5 करोड़ वोट हैं उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के, जो लिंगायत के अंदर एक सबसेट है। इसके अलावा अवधि, वो एक बड़े लिंगायत लीडर हैं, फिलहाल यहाँ पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, लेकिन उनके साथ कुछ कंट्रोवर्सीज जुड़ी भी हैं, इसलिए हो सकता है कि उन्हें मौका नहीं दिया जाए। अगर हम गौड़ा कम्युनिटी की बात करें, जो दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी है कर्नाटक में, तो वहां पर डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण, जो फिलहाल डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटक में, उनका कह सकते हैं चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब सरकार को वापस जोड़ तोड़ की सरकार बीजेपी की यहाँ पर बनी थी, जिन 17 विधायकों को तोड़कर चुनाव करवाकर वापस यहाँ पर येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उन 17 विधायकों को लामबंद करने, उन्हें मुंबई में 45 दिनों तक एक साथ रखने में अश्वत्थ नारायण का रोल बहुत बड़ा था। वो एक बहुत की प्लेयर की तरह भूमिका वहां पर निभा रहे थे। हो सकता है उसका रिवार्ड उन्हें मिल जाए अगर पार्टी ये चाहती है कि लिंगायत की जगह किसी और कम्युनिटी को मौका दिया जाए। सबसे आखिरी बात आती है ब्राह्मण कम्युनिटी की, क्योंकि बड़ा वोट बैंक है और साथ में बड़ा इन सेंस नंबर्स में बड़े नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा एकजुट होकर बीजेपी को हमेशा से यहाँ पर वोट करते आए हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम प्रहलाद जोशी का उभर कर सामने आ रहा है, जो फिलहाल
पीओमे में मंत्री हैं, बहुत करीबी हैं शीर्ष नेतृत्व के। अगर ऐसा होता है कि किसी भी नेता पर कंसेंसस नहीं बनता है तो हो सकता है कि उन्हें दिल्ली से यहां पर पैरा ड्रॉप भी किया जा सकता। देखिए, अब अगर हम बी.एस. येदियुरप्पा की काबिलियत की बात करें तो इस वक्त कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के वो शीर्ष नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी को 2 से 40 तक पहुंचाने में जो उनकी भूमिका रही उसे कोई नकार नहीं सकता है। इसलिए देवेंद्र सबसे ज्यादा मुश्किल उनका ऑल्टरनेटिव ढूंढने का ही होगा। बहुत सारी चीजें देखनी होगी जिसकी पार्टी पर भी पकड़ हो, जिसकी जनता में भी पकड़ हो, जिसकी राजनीति की भी समझ हो और काम करने के मामले में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैरामीटर्स पर खरा साबित हो। यह निश्चित तौर पर ये एक बड़ा चैलेंज है और उस चैलेंज के लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि जो तकरीबन 1 सप्ताह का समय मिलेगा उसमें बीजेपी के नेता और ज़्यादा मंथन करेंगे और ये मंथन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि गृहमंत्री अमित शाह के घर पे कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे और काफ़ी लंबी बैठक हुई थी। उसके बाद तकरीबन 8 बजे रात को बीजेपी के संगठन महामंत्री BL संतोष पहुंचे थे, उसके बाद भी बैठक हुई। तो ये सारे मंथन के जो कार्य हैं वो ऑलरेडी चल रहे हैं और इसलिए एक चीज़ तय मानिए मीनाक्षी कि अगला जो नाम भी होगा वो येदियुरप्पा का उसमें बड़ा से होगा। वो ज़रूर उनके अनुभव का पार्टी वो फ़ायदा उठाना चाहेगी कि वो किस व्यक्ति पे भरोसा जता रहे हैं और पार्टी को ये राय दे रहे हैं कि किस व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जाहिर तौर पर फैसला पार्टी का होगा और वो इस बात को कह भी चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दरमियान उन्होंने ये कहा था कि पार्टी जिस व्यक्ति को भी चुनेगी कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर उसके साथ पूरी ताकत से मैं उस व्यक्ति का सपोर्ट करूँगा। तो ऐसा कोई भ्रम या शंका वो नहीं छोड़ देना चाहते थे। जैसे पार्टी में ये मैसेज आए कि ऐसा ना हो कि कोई अगला CM आए और फिर वो डिस्टेबलाइज वहाँ पे गवर्नमेंट होने लगे। तो ये क्लैरिटी उन्होंने दे दी है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस प्रकार का उनको अनुभव है, जो राजनीतिक कद है उनका, बीजेपी ज़रूर ये चाहेगी कि अगला जो नाम भी तय किया जाए उसमें येदियुरप्पा के अनुभव का भी फ़ायदा उठाते हुए उस नाम को फिक्स किया जाए, उस नाम को तय किया जाए। वो नाम कौन सा होगा निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल है। अभी पार्टी की तरफ से इस बारे में कोई इंडिकेशन अभी नहीं दिया गया क्योंकि जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि तकरीबन 1 सप्ताह से येदियुरप्पा ऐसा सोच रहे हैं। ये बात उन्होंने PM को बताई। कल अचानक उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की, पार्टी ने स्वीकारा। तो ऐसे में अब इस पर होमवर्क शुरू होगा कि आखिर येदियुरप्पा के बाद किस व्यक्ति को ये कमान सौंपी जानी चाहिए। अब देखिए राघवन, जो देवेंद्र जानकारी दे रहे हैं कि BL संतोष भी बैठक में शामिल थे और BL संतोष जिनका खुद का नाता कर्नाटक से है और वो एक ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते हैं जो ऐसे जमीनी नेताओं को बढ़ाने की पेशकश हमेशा से करते आए हैं। उनकी कार्यशैली इस तरीके की रही है। तो जाहिर है कि जब कोई नाम तय किया जा रहा होगा, बेशक BS येदियुरप्पा की तो सहमति उसमें होगी ही, लेकिन सलाह BL संतोष, अमित शाह, JP नड्डा का भी उसमें पूरी भागीदारी रहेगी। जी बिल्कुल, देखिए BL संतोष की बात कर ले तो संगठन महामंत्री हैं और जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, कर्नाटक की राजनीति का बहुत ज्यादा अनुभव है। पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले नेता हैं, संघ से जुड़े हुए नेता हैं और लगातार इस बात की कोशिश भी होती रही है कि जब भी कर्नाटक से जुड़ा हुआ कोई मसला हो तो उसमें BL संतोष की राय शुमारी जरूर ली जाए। और यही बात जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे कल मीटिंग के दौरान भी और आने वाले दिनों में भी होगी। देवेंद्र को 7 दिन का विंडो दिया गया है, लेकिन अभी यहाँ पर आषाढ़ मास चल रहा है मीनाक्षी, बहुत अनऑस्पिशियस मंथ कहा जाता है जो 9 तारीख से शुरू है और 9 अगस्त तक चलेगा। तो मुझे लगता है कि वो 7 दिन थोड़ा और एक्सटेंड भी हो जाए तो हमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। लेकिन जैसे ही चीजें ठीक हो जाएंगी, जैसे ही प्लान तैयार हो जाएगा, अगला कदम येदियुरप्पा का यही होगा कि वो राजभवन का रुख करेंगे और अपना इस्तीफा पेश करेंगे। राघवन, अगर आप उनकी सेहत के बारे में थोड़ी और जानकारी दे सकें कि कब से, क्योंकि देखिए ये कोरोना का दौर चल रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं कि इस उम्र में आने वाले व्यक्ति वैसे भी बहुत ज्यादा पब्लिक मीटिंग्स में जाना, लोगों से मुलाकात करना, ये वैसे भी संभव नहीं था। लेकिन इससे पहले भी उनकी सेहत का ये जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड आप बता रहे हैं, ये कब से देख रहे थे? कब से खुद BS येदियुरप्पा ये महसूस कर रहे थे कि अब उन्हें शायद आराम करने की ज्यादा जरूरत है? देखिए मीनाक्षी, कोविड संक्रमण की बात कर लें तो येदियुरप्पा जितनी भी बार गए पब्लिक मीटिंग्स में, 2 बार वो खुद कोविड से ग्रसित हो चुके हैं। उन्हें तुरंत बेंगलुरु लाना पड़ा था जब लोकल बॉडी इलेक्शंस में बेलगावी में चुनाव प्रचार के लिए गए थे। उसके अगले दिन सीधे वो यहाँ पर आए तो पॉजिटिव टेस्ट किए गए थे। उसके बाद उन्हें 4 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। पिछली बार भी कोविड संक्रमण की पहली वेव जो थी उसमें भी वो प्रभावित हुए थे। तो लगातार उनके मन में ये बात थी, उनके जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, चाहे वो
बड़े बड़े अधिकारी हैं उनसे जब हमारी बात होती है तब उनका भी कहना था कि मीटिंग के बाद हमेशा वो कहते थे कि आजकल मैं बहुत जल्दी थक जाता हूं, काम में मेरा कंसंट्रेशन बहुत कम है, मैं जल्दी चीजें भूलने लग रहा हूं। ये बात वो लगातार वो कह रहे थे। और ये हम आपको बता दें कि जब उन्होंने सरकार बनाई थी, बाकी सारे विधायकों को तोड़कर यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी थी, उस वक्त शपथ लेने के दौरान भी, उसके बाद भी जब विदाउट कैमरा चर्चा हो रही थी तब भी उन्होंने ये कहा था कि मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज मेरा स्वास्थ्य होगा कि मैं इसको कैसे आगे लेकर जाऊं, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं जब तक रहूं मैं जनता की सेवा करूं, इसीलिए मैं इस पद को ग्रहण कर रहा हूं। उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि कई सारे बार हमने ऐसा देखा कि बहुत सारी महत्वपूर्ण मीटिंग उनको स्वास्थ्य के खराब स्वास्थ्य की वजह से मिस लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि बीएस येदियुरप्पा ने खुद ने अपने को समझा, अपनी सेहत को समझा और इसके साथ उन्होंने ये निर्णय लिया कि अगर उन्हें अपने प्रदेश की जनता की सेवा करनी है तो अब उन्हें शायद पर्दे के पीछे रहकर या फिर संगठन से जुड़कर करनी होगी। देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। देवेंद्र, सबसे बड़ी घटना तो यही है कि बीएस येदियुरप्पा ने अपने इस्तीफे की पेशकश की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सेहत को समझा, उनके इस निर्णय का सम्मान किया और इस इस्तीफे की पेशकश को स्वीकार किया। जी हाँ, बिल्कुल। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी जो मुलाकात चल रही थी वो मुलाकात बस अब खत्म होने वाली है और अब से थोड़ी देर के बाद तकरीबन 11:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनका मिलने का समय है और 1 बजे दिल्ली से वापस कर्नाटक जाने का समय है। तो ऐसे में अब गृहमंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात का समय मिलता नहीं दिख रहा है। और लेकिन जैसा कि जो मुख्य चीज़ है कि कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो उनकी मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात के बाद जो तस्वीर भी सामने आई थी, आप देखें तो उस तस्वीर में येदियुरप्पा बहुत खिलखिलाकर मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। जाहिर तौर पे वो इस बात से खुश होंगे, रिलैक्स होंगे कि जिस बात को उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को समझाना चाहा पीएम मोदी ने ಮುಂದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು। ಮತ್ತು ಇದೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಸಹ ಹೇಳಿದರು। ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಸಹ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಪಕ್ಷದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು, ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಹ ನಡ್ಡಾಜಿಯವರು ಕೊಟ್ಟರು। ಬಹಳ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳು। ಸರ್, ಈಗ ರಾಜೀನಾಮೆ ವದಂತಿಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದೆ ಸರ್, येडियुरप्पा और मोदी ಅವರಿಗೆ राजीनामा। जी, ये येडियुरप्पा हैं जो जेपी नड्डा से मिलकर बाहर आए हैं। उनका ये कहना है कि हमने राजनीति के बारे में चर्चा की है, कर्नाटक की राजनीति के बारे में चर्चा की है। ये कहा गया है उनसे जब उन्होंने प्रधानमंत्री से कल मुलाकात की थी तब भी और अब भी जब जेपी नड्डा से मिलकर वो आए हैं तो उन्हें ये कहा गया है कि पार्टी को कर्नाटक में और मजबूत बनाने के लिए उनका योगदान बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सहमति दी है कि वो इस योगदान में बहुत ज्यादा उन्होंने फिर कहा है कि वो इस बात को डिनाई कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने इस्तीफे की कोई पेशकश नहीं की और वो अगले सप्ताह अगस्त महीने के पहले सप्ताह में दोबारा दिल्ली पहुंचेंगे और वहां पर नेताओं से मुलाकात करेंगे। ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ। जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति सहमति जरूरी है, उसके बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री से डिस्कस किया और वो उन प्रोजेक्ट को सैंक्शन करवाकर वापस कर्नाटक ले जाने के लिए पहुंचे। You met JP Nadda. What are the issues? What We you have have discussed in detail about the development of the party in the state and also in the country, and given so many instructions to build up the party in Karnataka, and he is having very good opinion about me, and you are the only man to work day and night and come back to the power in Karnataka. For that I agreed, and I will give full time and I will work for the party to come back to power again in the Karnataka. ಸರ್, ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾಯಕರು ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾದರೂ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತಾ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶಬ್ದ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ। देखिए, एक बार फिर येडियुरप्पा बहुत फर्मली मीनाक्षी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन के बारे में न तो प्रधानमंत्री से और न ही जेपी नड्डा से किसी भी तरह की कोई बातचीत हुई है। सवाल ये पूछा गया था कि जो कर्नाटक के लीडर हैं, जाहिर तौर पर बीएल संतोष का नाम लिए बिना कि उन्होंने भी मीटिंग की थी, तो उन्होंने कहा था कि इस बात की चर्चा मैंने न तो प्रधानमंत्री से की है और न ही मेरी चर्चा जेपी नड्डा से हुई है।
मुझे राघवन, आपने पूरी ये चर्चा सुनी, उसमें जिससे जो इंग्लिश का हिस्सा था वही मैं समझ पाई हूँ। उसमें उन्होंने कहा कि कर्नाटक के जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। प्रधानमंत्री मेरे कामकाज से खुश हैं, मेरे बारे में वो एक अच्छा ओपिनियन रखते हैं, इतनी बात तो हम दर्शकों को समझा पाए हैं। लेकिन उसके अलावा उन्होंने और क्या क्या बातें कही हैं, इसको जरा विस्तार से बताएं। जी देखिए मीनाक्षी, मुख्य बात उन्होंने यही कही कि जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद उन्होंने कर्नाटक में पार्टी को किस तरह से और मजबूत करना है, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को और किस तरह से मजबूत करना है, इस बात पर चर्चा की है। जाहिर तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह का काम उन्होंने किया है मुख्यमंत्री रहते हुए, उससे प्रधानमंत्री भी खुश हैं, जेपी नड्डा भी खुश हैं। उन्होंने ये कहा कि इतनी उम्र होने के बाद भी आप इतनी ज्यादा काम करते हैं, 24/7 आप प्रशासनिक कामकाज में लगे हुए हैं, इस बात से पार्टी बहुत खुश है। इस बात का अभिनंदन उन्होंने कहा है कि मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं, ये बात उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो इस्तीफे के रूमर्स हैं, जो कहा जा रहा है कि मैंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, उसमें कोई दम नहीं है। मैं पूरी तरह से काम एक मिनट राघवन, अब हम इसी पर देवेंद्र से थोड़ी क्लैरिटी ले लेते हैं। राघवन, एक खबर वो है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं और अब एक बीएस येदियुरप्पा का ये बयान है, हम इसका मतलब क्या समझें? मीनाक्षी, बीएस येदियुरप्पा के बयान का कोई मतलब नहीं है सिवाय इस बात पे कि जब तक ये सारा होमवर्क पूरा नहीं हो जाता है आपको सार्वजनिक तौर पे इस बात को नहीं कहना है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर अभी यहाँ पे येदियुरप्पा ये कह दे कि हाँ हमने ऑलरेडी इस्तीफा कर दिया, तो कर्नाटक में किस प्रकार से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक्टिव हो जाएंगी। उनके बीजेपी के जो अपने विधायक हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो कि कांग्रेस से आए हुए हैं, तो उन सब के अंदर किस प्रकार के भ्रम की स्थिति हो सकती है। जाहिर तौर पे बीजेपी का टॉप लीडरशिप ये बिल्कुल नहीं चाहेगा, ना ही येदियुरप्पा ये चाहेंगे कि कोई ऐसी स्थिति हो। ऐसे में उनका जो बयान है सिर्फ और सिर्फ इसी परिप्रेक्ष्य में इसको समझिए, इससे ज़्यादा इसमें बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और उस पेशकश को स्वीकार लिया गया है। तो अब होना सिर्फ ये है कि अगला मुख्यमंत्री कौन, पार्टी ये फैसला करेगी। उसके बाद तकरीबन एक सप्ताह बाद वो एक डेट तय होगा, राजभवन से वो समय मांगेंगे, राज्यपाल से समय मांगेंगे, राजभवन से समय मिलेगा, वहाँ पर जाकर वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे। और इस बीच में नज़रें ये ज़रूर टिकी रहेंगी कि येदियुरप्पा के जो बेटे हैं, जिनमें से एक सांसद हैं और दूसरे वहाँ पे कर्नाटक के पॉलिटिक्स में एक्टिव रहते हैं, उनके लिए आगे क्या कुछ किया जा रहा है। लेकिन इतना तय मानिए कि अब इसमें कोई भी पुनर्विचार नहीं है, ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसलिए येदियुरप्पा यहाँ जेपी नड्डा से मिलने से तो पहले सबसे बड़ी क्लैरिटी इस वक्त हम इंडिया टीवी के दर्शकों को दे दे। देवेंद्र पराशर ये बता रहे हैं कि उन्होंने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की, खराब सेहत का हवाला दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को समझा और उनकी इस पेशकश को स्वीकार कर लिया। लेकिन बीएस येदियुरप्पा अभी पब्लिकली इस बात को खुलकर इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि अभी औपचारिकताओं में कम से कम एक हफ्ते का समय और लगेगा और उससे पहले वो अपनी तरफ से कोई बयान नहीं देना चाहते हैं। ये एक क्लैरिटी आप दर्शक अपने मन में रखिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर पर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।